हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ चुका है और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करें और वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें और समझें। आज हम लोग छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को पढ़ने से पहले मैंने छायावाद की जो समय सीमा है उसकी चर्चा कर देना आवश्यक समझा। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि छायावाद की कालावधि क्या है। तो दो महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ हुआ था उसके बीच जो स्वच्छंदतावाद की कविता लिखी गई वही सामान्यतः छायावाद के नाम से जानी जाती है। पर ऐसा नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर से ही यह कविता की धारा सहसा फूट पड़ी और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर यह काव्य धारा एकदम विलीन हो गई। कविताएं जो है सन 1918 के पहले से लिखी जा रही थी और आज भी यानी 1939 के बाद भी यह कविता आज भी लिखी जाती है। तो क्या मुख्य बात है? तो मुख्य बात यह है कि इस युद्ध की जो अवधि थी यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ था उस काल अवधि में छायावादी काव्यधारा प्रमुख रूप से बनी रही। इसीलिए हम लोग इस समय को ही छायावाद का समय सीमा के रूप में जानते हैं। अब चलिए छायावाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या है उस पर एक नजर डालें। छायावाद की प्रवृत्तियां देखिए, पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरा है प्रकृति चित्रण, तीसरा है वेदना और निराशा, चौथा रहस्यानुभूति, पांचवा राष्ट्रीयता, छठा मानवता, सातवां प्रतीकात्मकता और आठवां है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। अब मैं इन सारी प्रवृत्तियों का अलग अलग से लिखकर विवेचना प्रस्तुत करती हूँ। तो मैं आप लोगों को पहले की तरह बता दूं कि मैंने हमेशा से इस बात पर बल दिया है कि आप लिखने का अभ्यास जरूर करें। सिर्फ पढ़ते रहने से आपकी जो पढ़ाई है पूरी नहीं होती है। जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ लिखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अवश्य लिखिए, क्योंकि लिखने से आप शब्दों के साथ बनते हैं, आपका दिल और दिमाग जो है शब्द के साथ जुड़ता है और वो चीज़ आपको जल्दी याद होती है। तो मैंने छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं उसे आपके सामने लिखकर प्रस्तुत किया है ताकि आप पूरे वीडियो को देखने के बाद, पूरी बातों को समझने के बाद उसे आप कॉपी में लिख सकें और यदि कहीं भूल जाते हैं तो फिर से वीडियो को देखकर उसे समझ सकते हैं। तो चलिए आरंभ करती हूँ इन प्रवृत्तियों का विवेचन। देखिए, छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियां। पहली प्रवृत्ति क्या है? व्यक्तिवाद की प्रधानता। मैं पहले पढ़कर सुना देती हूँ, फिर समझा भी दूंगी आपको। हिंदी के छायावादी काव्य में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति आधुनिक औद्योगिकता से प्रेरित व्यक्तिवाद है। छायावादी कवि को अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास था। उसने बड़े उत्साह से काव्य के भाव और कला पक्ष में निज व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। अहम भावना छायावादी काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई। जयशंकर प्रसाद के आंसू तथा सुमित्रा नंदन पंत जी के उच्छ्वास में व्यक्तिगत सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। जयशंकर प्रसाद के आंसू की कुछ पंक्ति जो मैंने उदाहरण स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद से जो पहले कविता लिखी गई है उसमें सामाजिकता का आग्रह था, यानी समाज के कुरीतियों, समाज की समस्याओं का वर्णन हम देखते हैं। छायावाद में भी ऐसा है, लेकिन यहाँ पर कवि के निज व्यक्तित्व, निज भावना का प्रकाशन हुआ है।
इसलिए यहाँ इसको अहम भावना कहा गया है। और इन कवियों को अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने प्रति, निज के प्रति क्या था? अगाध विश्वास था। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जयशंकर प्रसाद के आंसू में, सुमित्रा नंदन पंत जी का उच्छ्वास में जो व्यक्तिगत सुख दुख, माने कवि के निजी सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। जयशंकर प्रसाद के आंसू की जो कुछ पंक्ति है, जो आप उदाहरण स्वरूप परीक्षा में लिख सकते हैं। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। देखिए, छायावादी कवि का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। इनके काव्य में प्रकृति पर चेतनता का आरोप यानी मानवीकरण किया गया। जयशंकर प्रसाद पंत, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण किया है। यहाँ पर देखिए, प्रकृति चित्रण जो है हर युग की विशेषता रही है, क्योंकि बिना प्रकृति के तो हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन छायावादी कवियों की यह विशेषता रही है कि इन्होंने प्रकृति चित्रण में इनका मन बहुत रमा। इन्होंने प्रकृति चित्रण संबंधी बहुत सी रचनाएं लिखी, और इसके साथ साथ जो एक खास विशेषता रही है कि इन्होंने प्रकृति पर चेतन का आरोप किया, चेतनता का आरोप किया। यानी चेतन माने प्राण, जिसे हम मानवीकरण कह सकते हैं, मानव रूप में उसका वर्णन करना। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इन सभी कवियों ने प्रकृति को नारी रूप में विशेषकर चित्रित किया है। उदाहरण देखिए प्रसाद जी का, यानी जयशंकर प्रसाद जी का उदाहरण है, पगली रे संभाल ये कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणि राज्य, उठा अरि बेसुध चंचल। ये भी क्या है? प्रकृति का चित्रण है। दूसरा जो है, ये आप लोग सभी जानते हैं, संध्या सुंदरी का है, जहाँ पर संध्या का कवि ने एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णन किया है। निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। यानी संध्या क्या है? एक सुंदर परी है। यहाँ पर प्रकृति को क्या कहा? पगली रे, जैसे कोई पागल हो। पगली कैसे होते हैं? वो कपड़े पहनते तो उसका आंचल जैसे छूट पड़ा हो, और उससे जो है मणि माणिक्य जो है बिखर गया है। तो यहाँ पर कवियों ने प्रकृति का स्त्री रूप में चित्रण किया है, नारी के रूप में चित्रण किया है, उसमें चेतनता का आरोप किया है। तो यह है मानवीकरण। तो इस रूप में छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण खूब अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है। अगली विशेषता देखते हैं क्या है। देखिए, वेदना और निराशा। छायावादी काव्य में वेदना की विवृत्ति हुई है। छायावादी कविता का जन्म ही वेदना से हुआ है। उदाहरण देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी का है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। प्रसाद जी का उदाहरण देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। तो क्या कहा है? यह वेदना कहीं कहीं करुणा के रूप में चित्रित है, तो कहीं कहीं निराशा के रूप में। हिंदी के कतिपय समीक्षकों का यह मानना है कि छायावाद में अभिव्यक्त वेदना तथा निराशा पर राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता का प्रभाव है, परंतु यह आरोप तार्किक नहीं है। देखिए, तो छायावादी कविताओं में हम वेदना भाव और निराशा का भाव, इन दोनों भावों से संबंधित रचनाओं को देखते हैं कि इन कवियों ने वेदना का वर्णन किया है, निराशा का भी वर्णन किया है। और कहा जाता है कि छायावादी कविता का जन्म ही वेदना से हुआ है। जैसे पंत जी का एक उदाहरण ही हमारे सामने है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कि जो पहला कवि होगा वो वियोगी रहा होगा, तभी तो उसके करुणा से ये कविता निकली है। तो यह वेदना जो है, यानी वेदना यानी दुख, कहीं कहीं करुणा के रूप में व्यक्त मिलता है, तो कहीं कहीं निराशा के रूप में। तो इसलिए कुछ आलोचकों ने यह कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता के कारण ही यह वेदना या निराशा जो है दिखाई देती है इन कवियों की रचनाओं में, वेदना का भाव, निराशा का भाव। लेकिन ऐसा सोच जो है उनका, जो सोचना है, ये पूर्णतः गलत है। ये उनकी अपनी निजी भावना है। रहस्यानुभूति। देखिए, छायावाद में आंतरिकता की प्रवृत्ति अधिक है। यह अंतर्मुखी प्रवृत्ति मनुष्य को रहस्यवाद की ओर अग्रसर करती है। निराला तत्व ज्ञान के कारण तो पंत प्राकृतिक सौंदर्य से रहस्योन्मुख हुए।
प्रेम और वेदना ने महादेवी वर्मा को और परम सत्ता की खोज ने प्रसाद को रहस्योन्मुख किया। देखिए, रहस्य हम लोग सभी जानते हैं। रहस्य क्या है? रहस्य मतलब मिस्ट्री, जिसे हम नहीं जानते हैं, वो है रहस्य। तो रहस्य क्या है? संसार के लिए ईश्वर जो है वो सबसे बड़ा रहस्य है। ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर कहाँ रहते हैं? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का रूप कैसा है? ब्रह्म का निवास कहाँ है? ये जो हमारे मन में इच्छा जगती है जानने की, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अज्ञात है, वे हमारे लिए रहस्यमय है। तो यहाँ पर भी जो आंतरिकता की प्रवृत्ति, यानी ये कवि जो थे अंतर्मुखी प्रवृत्ति के थे, इसके कारण ये रहस्योन्मुख हुई। और इन कवियों ने जो है परम सत्ता की खोज करना चाहा, किसी ने प्रेम और वेदना के कारण रहस्योन्मुख हुए। तो इन कवियों की ये जो प्रवृत्ति जो देखने को हमें मिलती कहाँ? छायावाद में। छायावादी कवि जो थे रहस्योन्मुख थे, यानी वो रहस्य को जानना चाहते थे कि परम सत्ता क्या है, परम ब्रह्म क्या है। तो संसार के प्रति उनके मन में एक रहस्य रहा, आखिर ये क्या है। तो ऐसी रचनाएं जो है हमें छायावाद में देखने को मिलती है। अगली विशेषता देखिए, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद हमें छायावादी काव्य में सुनाई पड़ता है। जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में प्रयुक्त गीतों राष्ट्रीय भावना का प्रबल प्रचार किया। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जयशंकर प्रसाद की रचना। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र मंत्र प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, ये किसकी रचना है? निराला की रचना है। तो राष्ट्रीयता, ये राष्ट्रीयता की भावना कहाँ से आई? तो आप देखिए, छायावाद का जो समय हम देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति यानी 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939, ये जो समय था हमारे भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम का समय था। स्वतंत्रता आंदोलन जो है खूब जोर शोर से चल रहा था। इसीलिए इन कवियों ने देशवासियों को जागृत करने के लिए राष्ट्रीयता से संबंधित कविताओं की रचना की है। अगली विशेषता देखिए, मानवतावाद। छायावादी कविता में मानवतावादी भाव की अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी कवि ने युग युग से उपेक्षित नारी को सदियों की कारा से मुक्त करने का स्वर अलापा। छायावादी कवि संपूर्ण विश्व से प्रेम करता है। एक उदाहरण देखिए, जग जीवन उल्लास मुझे, नव आशा नव अभिलाष मुझे, सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन। और इन कवियों पर रामकृष्ण और विवेकानंद, रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी, इन सब के द्वारा प्रचारित मानवतावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी छायावाद में जो कविताएं लिखी गई उसमें मानवतावादी भावनाएं जो है दृष्टिगोचर होती है। और इस तरह से इन कवियों ने नारियों के उत्थान के लिए कविताएं लिखी। संपूर्ण विश्व से प्रेम जो है इनके कविताओं में यह भाव दिखाई देता है। और इन पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी जी का प्रभाव भी दिखाई देता है। अगली विशेषता देखिए, प्रतीकात्मकता। अंतर्मुखी प्रवृत्ति की प्रमुखता से वायु स्थूलता का वर्णन न होकर सूक्ष्मता का वर्णन छायावादी काव्य की विशेषता रही है। प्रकृति ही छायावादी कवियों के व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक बन गई है। यानी इन कवियों ने प्रतीकात्मक वर्णन किया है। तो प्रतीक किस रूप में? प्रतीकात्मक माने सिंबॉलिक। जैसे फूल सुख के अर्थ में, यदि कहीं फूल का वर्णन है तो सुख के अर्थ में है, खुशी के अर्थ में है। सूल यानी दुख के अर्थ में उसका वर्णन मिलेगा। महादेवी वर्मा की वेदनाभूति प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुई है। अगली विशेषता देखिए, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली। द्विवेदी युग में भाषा का परिष्कार और संस्कार का कार्य संपन्न हुआ, किंतु उसमें सौंदर्य और सौकुमार्य की सृष्टि इसी काल में हुई। छायावादी कवियों में अप्रस्तुत विधान और अभिव्यंजना शैली में अनेक नवीन प्रयोग किए गए। मूर्त में अमूर्त का विधान उसकी कला का विशेष अंग बना। छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्व को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत ने शब्दों को खरात पर चढ़ाकर सुडौल और सरस बनाया, तो महादेवी जी ने उसमें पहले उसकी भावात्मकता को समृद्ध किया। तो देखिए, चित्रात्मक भाषा यानी द्विवेदी युग में हमने देखा हिंदी भाषा, खड़ी बोली भाषा जो है परिष्कृत हुई, परिमार्जित हुई, लेकिन उस भाषा में सुंदरता और सौकुमार्य लाने का जो श्रेय किसे दिया जाता है? छायावादी
युग के कवियों को दिया जाता है। उनकी जो अभिव्यंजना शैली थी, अप्रस्तुत विधान था, उनका जो मानवीकरण था, प्रकृति में चेतना का आरोप था, इन सारे चीज़ों से भाषा जो है और सुंदर बन गई। चित्रात्मक शैली हम लोग देखते हैं, जो कविता की जो भाषा है वो हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत करती है। जैसे कि महादेवी वर्मा की कविता है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। तो जब इस कविता को आप पढ़ते हैं तो आपके सामने जो है एक सुंदर चित्र बन जाता है। जैसे दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। जब आप ये कहते हैं तो आपके सामने एक चित्र बन जाता है कि किस प्रकार आसमान के रास्ते से होकर संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे उतर रही है। तो इस तरह से छायावादी युग के जो कवि थे, इन्होंने भाषा को और भी सुंदर और भी सौकुमार्य बना डाला। इस कारण भाषा जो है और भी सुंदर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि छायावाद की विशेषताएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो अवश्य करें। आप कितना समझे हैं, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।